आज का टॉपिक है पारद के अष्ट संस्कार की विधियां। अभी तक हमने पारद के शोधन और संस्कार में क्या डिफरेंस है इसके बारे में इसकी पहली वीडियो में बताया था। आज पारद के जो 8 संस्कार हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पारद के जो 8 संस्कार हैं रस शास्त्र में वही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला संस्कार आता है स्वेदन संस्कार। स्वेदन यानी कि स्वेदन करना। ये परिभाषा क्या होती है इसकी कि जब हम क्षारीय या अम्लीय जो औषधि होती है उसके साथ में पारद को जो पाक किया जाता है उसी को ही हम स्वेदन कहते हैं। यानी कि अम्लीय और क्षारीय वर्ग की जो औषधियां हैं उसके साथ पारद को पाक करने को ही हम स्वेदन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार से होता क्या है, ये संस्कार करने से जो पारद है उसका जो उसके अंदर का जो उपस्थित जो दोष हैं वो क्या होते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं। शिथिल मतलब ढीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो संस्कार है ये मल दोषों का यानी कि पारद के अंदर जो मल दोष है उसको शिथिल करने के काम में आता है। इसकी विधि क्या है, स्वेदन संस्कार करने के लिए हम कुछ औषधियां लेते हैं जिनका कि हम कल्क बनाते हैं। तो जितना मरकरी है यानी कि जितना पारद है उसका 16वां भाग, प्रत्येक द्रव्य 16वां भाग लेंगे। इनमें से क्या है, जैसे राई है, सेंधर लवण, सोंठ, मरीच, पिपली, ये तीनों मिलाकर के हो गया त्रिकटु। चित्रक मूल है, अदरक और मूली का कल्क। इन सब का क्या करना है, हमें कल्क बना लेना है। अब इस कल्क को बना करके इस कल्क के अंदर यानी कि कटोरी टाइप बना लें और उस कल्क के अंदर क्या है, पारद को रखना है। अब इस पारद युक्त जो कल्क है इसको क्या करना है, अब इसे एक वटपत्र का जो है एक दोना मतलब बाउल टाइप बना लेते हैं। तो उस जो कटोरी नुमा कल्क में रखा हुआ पारद है उसको एक वटपत्र के बने हुए दोने में रखते हैं। फिर एक कपड़े की, फिर इस दोने को एक कपड़े की पोटली बना लेते हैं। मतलब इस दोने को एक कपड़े में रख के फिर एक पोटली बना लेते हैं। फिर इस पोटली को दोला यंत्र में जो है लटका देते हैं। क्यों, क्योंकि दोला यंत्र में क्या है, स्वेदन की प्रक्रिया करती है। दोला यानी कि डोलना, जिस तरीके से पेंडुलम डोलता है, मतलब ये जो पोटली है ये जो दोला यंत्र है उसमें हिलती रहती है। दोला यंत्र के बारे में जब यंत्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसके बारे में। तो दोला यंत्र विधि से क्या करना है, कांजी में 3 दिन तक मृदु अग्नि पर पाक करने से क्या होगा, ये स्वेदन हो जाएगा। तो क्या करना है, जितना मरकरी है उसका 16 भाग ये द्रव्य लेने हैं, इसका कल्क बना लेना है। फिर कल्क के अंदर इस मरकरी को रखते हैं। फिर इस कल्क युक्त मरकरी को वटपत्र के दोने में रखते हैं। फिर उस दोने को एक कपड़े में रख करके पोटली बना लेते हैं और इस पोटली को दोला यंत्र में रख करके स्वेदन करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्वेदन संस्कार कहते हैं। और ये जो औषधियां लिए गई हैं ये अम्लीय और क्षारीय औषधियां होती हैं। तो ऐसा करने से जो पारद के अंदर जो दोष है वो शिथिल हो जाता है। ये कौन कौन सी औषधियां हैं, इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्या है, जैसे स्वेदन यंत्र के लिए क्या होगा, रस स्पम चित्रा, यानी कि आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, तो इससे थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। रस स्पम चित्रा, रा से क्या हो जाएगा, राई, रा से राई हो गया, आरे से, सा से सेंधर लवण, फिर दूसरे सा से शुंठी, पा से पिपली, फिर आ से अदरक सौरस और माँ से मूली का सौरस। तो इस तरीके से क्या है, यानी कि शुंठी, मरीच और पिपली लेना है। तो इस तरीके से फिर क्या है, चित्रा यानी कि चित्रक मूल भी इसमें लेनी होती है। तो ये इस तरीके से इसका एक
मतलब याद करने के हिसाब से एक थोड़ा सा इजी ट्रिक्स इसमें बताइए। तो ये इस तरीके से क्या है पारद का स्वेदन संस्कार। तो क्या होगा पारद के स्वेदन संस्कार से पारद के अंदर 200 का क्या होगा शैथिल्यकरण हो जाएगा। दूसरा है इसमें मर्दन संस्कार। मर्दन संस्कार के लिए क्या करेंगे, मर्दन संस्कार के लिए हम संस्कार के लिए क्या है अम्ल द्रव्य लेते हैं या फिर कांजी। कांजी भी क्या है एक अम्ल द्रव्य है, तो कांजी भी ले सकते हैं। तो अम्ल द्रव्य में और संस्कार के लिए क्या है जो औषधियां बताई गई हैं वो इसके अंदर क्या करना है, मतलब जो औषधि उनके साथ में और जो अम्ल द्रव्य है या फिर कांजी हो उसके साथ में पारद की क्या करनी है घुटाई करनी पड़ती है, मतलब मर्दन करना पड़ता है। तो ये जो घोटने की जो प्रक्रिया है इसी को ही मर्दन कहा गया है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे मर्दन के लिए, मर्दन के लिए एक लोहे की खाल में क्या लेते हैं गुड़, जला हुआ ऊन, सैंधव लवण, घृतून, ईंट का चूर्ण और राई। ये भी कितना लेना है पारद से 16वां भाग यानी कि षोडशांश। खाल में क्या करना है इन सब द्रव्यों को मिलाकर के पारद के साथ और साथ में हम कांजी या फिर कोई भी अम्ल द्रव्य लेकर के मर्दन करते हैं। कब तक 3 दिन तक किया जाता है। तो इस संस्कार को ही क्या कहेंगे पारद का मर्दन संस्कार। तो ये जो ऊपर जो हमने औषधि ली है उसका भी एक ट्रिक है याद करने की, क्या है घर में ऊन की ईंट पर, घर में ऊन की ईंट पर गुड़, लवण और राई। ठीक है, यानी कि क्या है घर में क्या है ऊन की ईंट है और उस ईंट के ऊपर क्या है गुड़ है, लवण है और राई है। तो ये मर्दन संस्कार का ट्रिक है याद करने की। इस मर्दन संस्कार से क्या होगा, इस मर्दन संस्कार से जो पारद के अंदर जो दोष हैं कौन से बाह्य मल का नाश होता है। इससे पहले वाले संस्कार में क्या हो रहा था, यानी कि जो दोष स्वेदन संस्कार से शिथिल हुए थे, ढीले हो गए थे, उन दोषों का क्या हो जाएगा, वो दोष यहाँ पर दूर हो जाएंगे, यानी कि बाह्य मल का नाश। तो वही मल विनाशनम से क्या होता है, ये मर्दन संस्कार है। इसी तरीके से है अगला मूर्छन संस्कार। मूर्छन संस्कार क्या होता है, मूर्छन संस्कार के लिए भी क्या है हम कुछ औषधियां लेते हैं। इन औषधियों के साथ में क्या करते हैं पारद को घुटाई की जाती है। तो ऐसा घुटाई करने से क्या होता है पारद खूब नष्ट पिष्ट हो जाता है। तो मूर्छन संस्कार से क्या होगा, मूर्छन संस्कार से पारद जो होता है उसके जो विष, वहीन और मल आदि दोष, इससे 3 तरह के दोष दूर होंगे। कौन से, विष, वहीन और मल। ये कौन से दोष होते हैं, ये पारद के नैसर्गिक दोष हैं। पारद के जो दोष जब हमने पढ़ाए थे वहां पर बताया था कि कौन से पारद के नैसर्गिक दोष हैं। तो इनका नाश हो जाता है। पारद को क्या है नष्ट पिष्ट करने ही क्या कहा जाता है, मूर्छन संस्कार कहते हैं। मूर्छन करने से क्या होगा, क्योंकि जब वो नष्ट पिष्ट हो जाएगा, अगर आप किसी को कूटोगे पीटोगे तो क्या होगा, वो अपना जो रियल एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा कम कर देगा। तो ठीक यही है इसमें भी है कि अगर हम पारद को खूब कूटते पीसते हैं या मतलब वो करते हैं मर्दन करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा पारद नष्ट पिष्ट हो जाएगा और पारद अपनी चपलता यानी कि और जो द्रवता है जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको वो छोड़ करके कैसा हो जाता है, नाग वर्ण का हो जाता है। नाग मतलब कुछ काला वर्ण का ये हो जाता है। इसके लिए हमें कौन सी औषधियां लेनी पड़ती है मूर्छन संस्कार के लिए, पारद का मल दोष, अग्नि दोष और विष दोष। इसमें ये बताया है रस हृदय तंत्र के अनुसार। तो पारद के मल दोष अगर हमें मतलब मल दोष दूर करने के लिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है भी पीछे कि पारद का विष, वहीन और मल दोष। तो मल दोष दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, घृत कुमारी लेते हैं। अग्नि दोष दूर करने के लिए क्या लेंगे, त्रिफला लेंगे। और विष दोष दूर करने के लिए क्या लेते हैं, चित्र। तो इन सब का इसमें घुटाई की जाती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसका मूर्छन संस्कार। घृत कुमारी का हमेशा गोदा, त्रिफला और चित्रक मूल का चूर्ण कितना लेना है, प्रत्येक पारद से 16वां भाग लेना होता है। यानी कि जिन द्रव्यों से हम इसका क्या कर रहे हैं, मूर्छन संस्कार कर रहे हैं, तो ये क्या लेने हैं, 16वां भाग लेना है। इन सबके साथ में क्योंकि नैसर्गिक दोष दूर करना है,
इन सब के साथ में पारद को क्या करना है, 7 बार मर्दन करना होता है, मतलब 7 दिन तक मर्दन करते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पारद मूर्छित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि मूर्छन संस्कार से हम क्या करेंगे, पारद नष्ट पिष्ट हो जाता है। इसमें नैसर्गिक दोष दूर होते हैं, और नैसर्गिक दोषों को दूर करने के लिए कौन सी औषधियां हैं, इसमें घृत कुमारी, त्रिफला और चित्रक। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन से दोषों मतलब किस दोष को दूर करने के लिए हमें कौन सा औषध द्रव्य लेना होता है, पहले की वीडियोस में। तो यहाँ पर मल दोष दूर करने के लिए हमने घृत कुमारी लिया है, अग्नि दोष दूर करने के लिए त्रिफला लिया है, और विष दोष दूर करने के लिए चित्रक मूल लिया है। ये तीनों लेना है कितना, जितना कि पारद है उसका 16वां भाग मर्दन करना है, और पारद को नष्ट पिष्ट कर लेना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पारद मूर्छित हो जाएगा, मतलब पारद जो अपनी चंचलता और चपलता है उसको, द्रवता को छोड़ देगा और कैसा, काले वर्ण का हो जाएगा। इसके बाद है इसमें उत्थापन संस्कार। अब देखिए, जो पारद क्या किया था, मूर्छित हो गया था, यानी कि जो उसका जो नेचुरल होता वो खत्म हो गया था। अब हम उसको क्या है, अब कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसको क्या करेंगे, उसकी बेहोशी को हमें खत्म करना है, यानी कि उसको उठाना है। तो इसी के बाद में फिर मूर्छन के बाद में उत्थापन मतलब उठाना, मतलब जो पारद मूर्छित हो गया है अब हम उसको मूर्छित अवस्था से उठा करके क्या करना है, जागृत अवस्था में लाना है, यानी कि फिर से अपने उसी रूप में लाना है। तो ये जो संस्कार किया जाता है इसको उत्थापन संस्कार कहते हैं। जैसे मूर्छन संस्कार के क्रम में पारद नष्ट पिष्ट होकर के मूर्छित हो जाता है, उसे पुनः अपने स्वरूप में जो लाने की क्रिया है उसी को ही क्या कहा गया है, उत्थापन संस्कार कहते हैं। तो मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, इसके लिए क्या करेंगे, उत्थापन के लिए सबसे पहले हम पारद लेंगे। पारद को 1 या 3 दिन तक क्या करना है, कांजी में दोला यंत्र विधि के द्वारा स्वेदन कर लेंगे। किससे, गर्म जल से उसको धो धा करके प्रक्षालित कर लेंगे। उष्ण कांजी के साथ जब हम पारद को धोते हैं और खल यंत्र में डाल करके प्रक्षालन करने से ही क्या होगा, पारद का अधिकांश भाग अपने स्वरूप में आ जाता है। मतलब जब पारद को जब हम धुलते हैं तो ये उस समय की प्रक्रिया बताई गई है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, इसमें पातन यंत्र के द्वारा हम पारद का उत्थापन संस्कार करते हैं। मेन चीज ये है यहाँ पर। तो इस तरह से क्या है, यानी कि मूर्छित हुए पारद को फिर से उसी रूप में जो लाने की जो प्रक्रिया है, दैट इज द उत्थापन संस्कार। तो ये पातन यंत्र के द्वारा ये क्रिया की जाती है। तो संस्कार के बारे में आज इतना ही। आज हमने 4 संस्कारों के बारे में पढ़ा है, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन और उत्थापन संस्कार। आगे के 4 संस्कार अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।